चलिए तो शुरू करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन हमारा हो रहा था, ठीक है, कर रहे थे। उसमें हमने इतना तो पढ़ लिया था कि फिक्स्ड पॉइंट से आप अपने रूट्स कैसे फाइंड आउट करना सीखते हैं फिक्स के, है ना। फिर मैंने आपको कुछ तरीके भी बताए थे कि आप ऐसे ऐसे फाई एक्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे आप अपने फिक्स्ड पॉइंट, जैसे ये चीज तो हमें पता है कि जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसके अगर आप रूट फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो। लेकिन इस फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, मतलब रिप्रेजेंटेशन तो अलग अलग हो सकती है ना। तो क्या ऐसा फाई एक्स लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको पता चले कि भाई आपका जो भी आप अप्रोक्सीमेशन लेकर चल रहे हो वो आपका इसी के रूट को जाके कन्वर्ज करे, है ना। तो उसके लिए एक थ्योरम है, लिखिए लिखिए थ्योरम। इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज रिटन एज एक्स इक्वल टू फाई एक्स। अगर आप अपने एफ एक्स इक्वल टू 0 को एक्स इक्वल टू फाई एक्स लिखते हो, वेयर फाई एक्स एंड फाई डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव, बोथ आर कॉन्टिन्यूस, दोनों एक तो कॉन्टिन्यूस हो, इन एन इंटरवल आई, ठीक है, कंटेनिंग, पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाती हूं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एक्स नोट एंड इफ फाई डैश एक्स का मॉडुलस लेस देन 1 इन दैट इंटरवल, मतलब जो आपको इंटरवल गिवन है, जिस इंटरवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर फाई डैश एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी फाई एक्स का डेरिवेटिव अगर उसका मॉडुलस लेस देन 1 हो जाता है, देन x इक्वल टू फाई एक्स विल कन्वर्ज टू ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। समझना इसको क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 0 को आप इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, ये तो आपको पता है आप इस फॉर्म में लिखोगे, वेयर फाई एक्स और फाई डैश एक्स दोनों एक तो कॉन्टिन्यूस हो। आप जिस इंटरवल के ऊपर बात कर रहे हो उस इंटरवल पे, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया, ठीक है, वो इंटरवल में ही आपको देखना है कि आपका फाई एक्स और उसका डेरिवेटिव दोनों एक तो कंटिन्यूस होने चाहिए, ठीक है, कंटेनिंग द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एक्स नोट। और जिस इंटरवल पे आप बात कर रहे हो उसी इंटरवल में आपकी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 से 2 इंटरवल के बीच में बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका कंटेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए 3/2 आपका कंटेंट है, तो ये 3/2 आप इनके बीच में ही कुछ लोगे अप्रोक्सीमेशन, तो ये जैसे मैंने एक्स नोट उठाई, ये इनके बीच में ही है, ठीक है। एंड अगर आपके पास फाई डैश एक्स का डेरिवेटिव, इसका मॉडुलस अगर लेस देन 1 होता है उस इंटरवल में, तो आप बोलते हो कि ये जो आप लेकर चलते हो ये जो अप्रोक्सीमेशन आपके पास निकल कर आएंगे, ये पक्का आपके एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट को कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहां से क्या क्या पता चला है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक सेकेंड। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये क्या बोल रहा है। कहता है कि आपके पास अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 को आप x इक्वल टू फाई एक्स फॉर्म में लिखते हो, तो उसको आप इसी फॉर्म में फाई एक्स आप इसी तरीके से सेलेक्ट करोगे कि सबसे पहली बात जो आपको गिवन इंटरवल है उस इंटरवल में आपका फाई एक्स और फाई डैश एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस हो। दूसरी बात, उसी इंटरवल में से आप अपनी एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उठाओगे। तीसरी बात, अगर आपके पास ये फाई डैश एक्स का मॉडुलस लेस देन 1 हो जाता है, तो आप बोलोगे कि आपका
जो ये अप्रोक्सीमेशंस यहाँ से निकल कर आती हैं, है ना, जैसे हमने निकालनी सीखी थी ना, x1 फाई ऑफ x नोट, x2 फाई ऑफ x1, ये सब, ये जो अप्रोक्सीमेशंस निकल कर आती हैं, ये पक्का fx इक्वल टू 0 के रूट को जाके कन्वर्ज करती है। तो यहां से आपको सिर्फ कंडीशन क्या याद रखनी है, आपको यहां से जो मिलता है, जो आपको हमेशा चेक करना है, वो है ये वाली कंडीशन, वो है ये वाली, मैं इसको मार्क करके दिखा देती हूँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये आपको ऑलवेज याद रखनी है। तो जब भी आपको बोलेगा कि आपका ये रूट पे जाके कन्वर्ट करा, आप हमेशा चेक करोगे कि फाई डैश एक्स लेस देन 1 है या नहीं है। अगर है तो आगे प्रोसीड, नहीं तो नहीं। अब इसका प्रूफ देख लो एक बार, ठीक है, देखो, देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले लेट कर लो कि एक्साई आपके पास रूट है एफ एक्स का, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ये आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट है। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, ऑन है। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो आपके पास एक्साई अगर रूट है एफ एक्स का, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका रूट है तो पक्का एफ ऑफ एक्साई आपके पास 0 आएगा। अगर एक्साई आपके पास रूट है, हमने ये मान के चला है, तो पक्का एफ ऑफ एक्साई 0 आएगा। बोलो। और क्योंकि सिंस आप एफ एक्स इक्वल टू 0 को कैसे लिख रहे हो, आप एफ एक्स इक्वल टू 0 को लिख रहे हो एक्स इक्वल टू फाई एक्स। मतलब अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू 0 ये है, यहां से अगर मैं इसको एफ एक्साई अगर आपका 0 आ रहा है, तो पक्का एक्साई जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हमें ये चीज पता है ना कि फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन से हम काम कर रहे हैं, हमें पता है जो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा वही एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। यही तो चीज होती है, दोनों को एक ही एक्स सेटिस्फाई करेगा। तो जब मैं बोल रही हूँ कि एक्साई मेरा 0 है, यानी एक्साई आपका एफ एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो एक्साई इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और अगर एक्साई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं एक्साई इक्वल टू फाई ऑफ एक्साई। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट, चले आगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट का नाम दे देना। अब क्योंकि हमें पता है सिंस एक्स नोट आपके इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है ना, एक्स नोट आपकी क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है। और ये भी पता है कि जो x1 निकल कर आता है वो फाई ऑफ एक्स नोट निकल कर आता है। बोलो, ये भी पता है हमें। सही है। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको एक्साई में से माइनस कर दूं ऑन बोथ साइड, देखना, अगर मैं इसको एक्साई में से माइनस कर दूं ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि जो एक्साई अभी जो मैं पीछे निकाल कर आई हूं वो फाई ऑफ एक्साई के इक्वल है, तो यहां से इस वाले में, क्योंकि मैं चाहती हूं मेरा राइट हैंड साइड पूरा फाई की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इसको मैं फाई ऑफ एक्साई लिख सकती हूँ। देख लीजिए एक बार, है ना। अच्छा, अब आपके पास लेग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है, जो मीन लेग्रेंजेस थ्योरम बोलती है, ठीक है, वो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे फाई डैश एक्साई को, तो वो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, वेयर एक्स नोट जो आपका है
एक्साई नोट जो आपका है वो एक्स नोट से एक्साई के बीच में आ रहा है। इतनी बात एक बार समझ लो, अगर किसी को फिर कोई डाउट हो तो बताइएगा। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है ना, देखना ध्यान से, एक बार मैं यहां से थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है ना कि एफ डैश सी जो आप निकालते हो वो आपके पास कुछ ऐसा आता है ना, यही होता है। जहां पे सी आपका ए से बी के बीच में बिलोंग करता है, यही चीज होती है। यहां पे भी मैंने ऐसा ही किया है। आपका जो एक्साई है, एक्साई नोट करना जी यहाँ पे, ठीक है, यह समझ लो एक बार के लिए। जो आपका ये जो जिस पॉइंट पे आप निकालते हो, यहाँ पे आप क्या करते हो, ये लिखते हो पहले लास्ट वाला फंक्शन, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आने वाला फंक्शन अपॉन में ये। यहाँ पे भी ऐसा ही होएगा, एक्साई एक्स नोट, यहाँ पे एक्स नोट कर लेना, ठीक है, एक्साई नोट, यहाँ पे एक्साई नोट कर लेना। तो जब आप एक्साई नोट के लिए सोल्व करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। जब एक्साई नोट आपका एक्स नोट से एक्साई के बीच में है तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये चीज समझ में आई लैग्रेंजेस थ्योरम से? एक बार ये बता दूं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना हम यूज करेंगे आगे, इसमें यूज करेंगे हम। तो ये क्या आएगा देखना, एक्साई माइनस में x1 एज इट इज, फाई ऑफ एक्साई माइनस में फाई ऑफ एक्स नोट, इसके प्लेस पे मैं ऐसे लिख दूं, ये तो एज इट इज, और इसके प्लेस पे यहां से जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और इसके साथ फाई डैश एक्साई नोट आ जाएगा। ये देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं किया, सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम का यूज किया है। यहां से हमने फाई एक्साई माइनस में फाई एक्स नोट की वैल्यू निकाली है यहां से, तो ये आपके पास आएगी एक्साई माइनस एक्स नोट इंटू में फाई डैश एक्साई नोट, बस, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस से अगर मैं एक्साई माइनस x2 निकालूंगी तो अब की बार देखो, जब x1 था तब यहाँ पे x नोट आया, यहाँ पे एक्साई नोट आया। यहाँ पे एक मेंशन करते जाना साथ साथ कि आपका जो एक्साई नोट है वो x नोट से एक्साई के बीच में है, ठीक है। अब जैसे आप सेकेंड स्टेप निकालोगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा अब की बार, है ना, और यहाँ पे फाई डैश एक्साई नोट की प्लेस पे एक्साई 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो एक्साई 1 है वो किसके किसके बीच में आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्स नोट और एक्साई के बीच में आ रहा था, तो यहाँ पे x1 और एक्साई के बीच में आ जाएगा, तो ये आपका एक्साई 1 x1 से और एक्साई के बीच में आ जाएगा, देख लीजिए, है ना, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप ऐसे चलते जाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अगर मैं xn+1 तक जाती हूँ लास्ट में, तो ये आपको मिलेगा एक्साई माइनस में x2 की प्लेस जब थी तब आपका x1 आया, जब xn+1 है तो xn आ जाएगा। यहाँ पे फाई डैश ऑफ एक्साई n आ जाएगा, और यहाँ पे अब की बार एक्साई n आपका किसके बीच में लाई करेगा, xn से एक्साई के बीच में। क्लियर, यहां तक ये हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके पास आ गए जब हमने मीन वैल्यू थ्योरम से निकाला, यूज किया तब। अज्यूम करते हैं यहां से, क्यों, क्योंकि हमें यहां से क्या बोला है, देखना ध्यान से, यहां पे इसने इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन लगा के आपसे बोल रहा है विल कन्वर्ज, मतलब आपसे इफ बोल रहा है और आपसे पूछ रहा है कि भाई कन्वर्ज करेगी, देन कन्वर्ज बोल रहा है, एक तरीके से इतना मत समझना। तो आपके पास ये कंडीशन दी हुई है तो हमें ये कंडीशन माननी पड़ेगी, तभी हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए चेक कर सकेंगे, है ना। तो यहां से अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि फाई डैश एक्साई आई, ये जितने भी आ रहे हैं आपके पास, इनका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, कोई लेस देन के से है, लेस देन इक्वल टू के, और ये जो के है ये आपका 1 से छोटा है फॉर ऑल आई के लिए। मतलब जो आपके पास ये आए हैं फाई डैश एक्साई नोट, फाई डैश एक्साई 1 एंड सो ऑन टू फाई डैश एक्साई n, ये सारे के सारे आपके किसी एक नंबर लेस देन इक्वल टू के है, और वो जो के है वो आपका 1 से छोटा है फॉर ऑल आई के लिए।
तो यहां से मैं क्या लिख पाऊंगी, देखना, अगर मैं इस वाले को लिखती हूँ, जैसे xi माइनस x1 है, अगर मैं इसको लिखती हूँ, इसका मॉडुलस मैंने लगाया, तो ये आपका क्या होगा, इज इक्वल टू में xi माइनस में x नोट, इसका मॉडुलस, और साथ में इसका मॉडुलस भी आएगा, फाइ डैश xi नोट x का मॉडुलस, है ना। अब क्योंकि ये तो लेस देन इक्वल टू k है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। सेम तरीके से जो मेरा नेक्स्ट रहेगा, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूं, एंड सो ऑन टू जो मेरा लास्ट रहेगा xn+1 वाला, उसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है किसी को, बोलिए, है ना। कहां पे जी, क्लियर है, चलो चलो ठीक है, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब ये आपको क्या करना है, इन सारी जो इक्वेशंस आई है, ये जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे पीछे तो हमने किसी इक्वेशन को नाम नहीं दिया था, एक फर्स्ट इक्वेशन इसको ही नाम दिया था सिर्फ, है ना। इनको सेकंड थर्ड का नाम दे दीजिए जी, सेकंड थर्ड एंड सो ऑन टू, ये वाली कौन सी रहेगी, ये वाली n+2 रहेगी, ठीक है। ये आपके पास समझ लीजिए, ये आपके पास इक्वेशंस है, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये राइट हैंड साइड वाले से और लेफ्ट हैंड साइड वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा ऐसा, xi माइनस x1 का मॉडुलस, xi माइनस x2 का मॉडुलस एंड सो ऑन टू xi माइनस xn+1 इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका कितने टाइम्स है, देखो एक टाइम, जब आपका x1 था तब एक, जब आपका x2 था तब दूसरा, जब आपका xn+1 है तो k, तो ये आपका kn+1 आ जाएगा इतने टाइम्स, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, xi माइनस x नोट, xi माइनस x1 एंड सो ऑन टू xi माइनस xn। दोनों साइड अगर मैं डिवाइड करवा दूं किससे, xi माइनस x1, xi माइनस x2 एंड सो ऑन टू xi माइनस xn से, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको ऐसा कुछ बचेगा, देखो ये मैं डायरेक्ट ऐसे कैंसिल नहीं कर पाओगे क्योंकि इनइक्वालिटी है, लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको, आप जब डिवाइड करवाओगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहां तक तो आपके पास ऐसा बचेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, वो x नोट वाला कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास ऐसा बचेगा, xi माइनस xn+1 इज लेस देन इक्वल टू k की पावर n+1, ये ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा जी, क्योंकि मेरे पास जो k था वो लेस देन 1 था, है ना, ये चीज पता है ना, हम शुरू में ही लेकर चले थे ये चीज कि k आपका क्या है, लेस देन 1 है, ये हम शुरू में ही लेकर चले थे, यही चीज है। अब जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी, वैसे क्योंकि k आपका कैसा है, लेस देन 1, और यहां पे क्योंकि मॉडुलस था तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगी, और क्योंकि ये आपका लेस देन 1 भी था तो -1 से बड़ा भी होगा, यानी -1 से 1 के बीच में आपका k लाई करेगा, और अगर -1 से 1 के बीच में k लाई करेगा, इसको मैं मॉडुलस k लिख दूं कि मॉडुलस ऑफ k इज लेस देन 1, दैट इज k आपका -1 से 1 के बीच में है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी k की पावर n+1 टेंड्स टू 0, है ना। इसका मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xi माइनस xn+1 इज लेस देन इक्वल टू में 0। अब लेस देन तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस है, इसका मतलब 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब xi माइनस xn+1 टेंड्स टू 0, इसका मतलब xn+1 टेंड्स टू xi, इसका मतलब xn+1 टेंड्स
टू दी रूट ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का रूट तो एक्साई ही लेकर चले थे हम। हो गया प्रूफ? बताओ। हो गया ना? क्लियर है? तो ये आपको प्रूफ करना था क्या, कि आप अगर, हाँ हाँ वेट, इनइक्वालिटी जो लिखा है वो मैं शो करती हूं, देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है कि जब आप ये सारी कंडीशंस लेकर चलते हो, क्या क्या, एक तो फाई एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूस, फाई डैश एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूस इन द गिवन इंटरवल, ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ फाई डैश एक्स का मॉडुलस इज लेस देन 1। तो हमेशा आपका जो ये निकल कर आएगा इटरेशंस, किससे, फाई एक्स इक्वल टू एक्स वाली से, वो हमेशा आपके इसके रूट को टेंड करेगा एफ एक्स के, जो कि कर रहा है ना? ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ कि आपको किस तरीके से फाई एक्स लेना पड़ेगा। और मान लीजिए जैसे किसी क्वेश्चन में आपको फाई एक्स खुद से बना के दे दिया, तो आप उसको किस तरीके से चेक करोगे कि वो आपका हमेशा रूट पे जाके कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बता रही हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपके पास गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 0 इज गिवन एज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस में 1 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये आपको गिवन है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूं कि आपको एक इंटरवल लेना है अराउंड 1/3, मतलब कुछ ऐसा, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, एप्सिलॉन को थोड़ा ऐसे लिख दो। मैं आपको बोल रही हूँ आपको इस इंटरवल में चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ना? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और एप्सिलॉन आपका थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, स्मॉल क्वांटिटी है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x इक्वल टू फाई एक्स वाली फॉर्म में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने के पहला तरीका है, मैं x को इसमें से एक बार हटा देती हूं, मतलब ऐसे लिख लेती हूं। समझ पा रहे हो? क्या किया है, माइनस के 3x को माइनस 2x माइनस एक्स लिख लिया। यहां से मैं इस x की वैल्यू निकाल लेती हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा। ये आपका आ गया x इक्वल टू फाई एक्स फॉर्म का, है ना? वेयर फाई एक्स आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस में 2x प्लस में 1। सही है? बोलिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे आइट्रेशंस बनाती हूं, तो एक तरीके से xn प्लस में 1 इज इक्वल टू xn का क्यूब माइनस में 2xn प्लस में 1, ये इस तरीके का बन के निकलता है ना? ये आपके पास जी ये निकल कर आई है। ये पहला तरीका है, मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि आप x इक्वल टू फाई एक्स अगर ऐसा लिखते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस पे। तो ये आपके पास आइट्रेशन निकल कर आती है, क्योंकि आपको पता है फाई एक्स इक्वल टू एक्स जब आप लिखते हो तो आइट्रेशन आपके पास कुछ ऐसी बन के निकलती है। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको फाई एक्स पता चल गया। क्या था फाई एक्स? फाई एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस में 2x प्लस में 1। हमें चेक करना है इस इंटरवल में, हमें चेक करना है इस इंटरवल में। क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस भी है, ये मेरे पास डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब ये तो जो पहली दो कंडीशंस है वो तो फुलफिल हो रही हैं इस इंटरवल के अंदर, है ना? अब मुझे फाई डैश एक्स को चेक करना है कि क्या वो लेस देन 1 है या नहीं है ना? तो हमें ये चेक करना है। अब चेक करने के लिए क्या करोगे, फाई एक्स का डेरिवेटिव कर दो। फाई डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 2।
इसका मॉडुलस करना है। हमें चेक करना है इस पूरे इंटरवल में कि इस पूरे इंटरवल में आने वाला हर एक मेंबर के लिए फाइव डैश एक्स का मॉडुलस हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करती हूं, मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर लूं, जैसे मान लो मैं 1/3 के आसपास, क्योंकि मुझे 1/3 का ही एक तरीके से नेबरहुड गिवन है, मैं 1/3 ही पुट कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने जैसे ही 1/3 पुट किया, ये आपका बना 3/9 माइनस में 2, है ना। दैट इज 1/3 माइनस में 2। और 1/3 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये लेस देन 1 तो नहीं होगा, इसका मॉडुलस नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। इसी वजह से आपका इसके लिए तो कन्वर्जेंस नहीं होगी। तो आप जो ये लेकर चले हो ना 5 जो 5x आप लेकर चले हो, कौन सा, x³ माइनस 2x प्लस में 1, इसके लिए आपका रूट पे जाके कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये हमारी चॉइस क्या है, रॉन्ग। ठीक है, ये चीज समझ में आई। आपको 5-x को हर एक मेंबर, इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक मेंबर के लिए देखना है कि उसका मॉडुलस लेस देन 1 है या नहीं है। अगर लेस देन 1 होता तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल देते कि भैया ये fx इक्वल टू 0 के रूट पे जाके कन्वर्ज करेगा, ये जो हमने 5x माना है। और अगर ये नहीं कर रहा, लेस देन 1 नहीं हो रहा, तो ये आपका, आप जो लेकर चले हो वो गलत लेकर चलो, इससे हम कन्वर्जेंस नहीं बता सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए सेकंड चॉइस इसी से ही, इसी वाले से आप किस तरीके से बनाओगे वो देख लो। आपने x³ को एक साइड रखा, आप 3x माइनस 1 को एक साइड ले गए, तो यहां से आपको x क्या मिला, 3x माइनस 1 का पावर 1/3। आपको अब अगेन यहां से 5x इक्वल टू x के साथ जब कंपेयर करवाओगे तो 5x क्या मिलेगा, 3x माइनस 1 की पावर 1/3। अगेन आपको चेक करने के क्या आपका 5-x है वो लेस देन 1 है या नहीं है। ठीक है, अगेन आपको ये चीज चेक करनी है। तो क्या करोगे देखिएगा, 5-x जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/3, 3x माइनस 1 की पावर 1/3 माइनस में 1, है ना, यही आएगा ना, दैट इज -2/3 कर दो और यहां पे इसका 3 आ जाएगा। तो ये आपको मिला कुछ ऐसा, है ना, ये आपको 5-x मिल गया जी। इसका अगर मॉडुलस करते हो तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। आपको चेक करना है कि क्या इसके अंदर 1/3 माइनस एप्सिलॉन और 1/3 प्लस में एप्सिलॉन, इसके अंदर आने वाले हर एक मेंबर के लिए क्या ये लेस देन 1 है, बताइए। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा अगर x को मैं 1/3 पुट कर दूं सीधा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू में 1/3 दैट इज 1 माइनस 1, और ये तो आपका क्या बन गया 1/0, इन्फिनिटी गया भैया। ठीक है, मतलब एट 1/3 एट x इक्वल टू 1/3 5-x आपका तो इन्फिनिटी पहुंच गया। अरे मतलब लेस देन 1 तो रहा ही नहीं, और अगर लेस देन 1 नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये फिर से हमारी जो हम लेकर चले वो गलत लेकर चले, है ना। तो इसके लिए तो वो कन्वर्ज नहीं करेगा फिर से, है ना। तो इसका मतलब ये फिर गलत, तो ये वाला भी हमारे पास हो गया गलत, इसको भी हम नहीं ले सकते। या बोल दो कि चॉइस इज नॉट सुटेबल, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर। अब जैसे मैं आपको थर्ड वाला लिख के बताती हूं, देखिएगा आपके पास ऐसा था, आप इसको इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर ऐसा बचेगा, है ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लो तो आपको ऐसा मिलेगा, और इसको मैं ऐसा लिख लूं, देख लीजिए एक बार, तो ये आपके पास आ गया आपकी बार ऐसा। अगेन यहां से जब आप 5x कंपेयर करवाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा,
है ना। अब यहाँ पे अगेन क्योंकि ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्यों इस इंटरवल के अंदर मैं बात कर रही हूँ, जिस इंटरवल के अंदर आपको बात करनी है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबल की, वो ये है। तो यहाँ पे इस पे तो ये x अगर आप 3 और -3 पुट करते हो तो सॉरी √3 और -√3 पुट करते हो तो ही आपका फर्क देता है ना, इनके बीच में तो नहीं आएगा वो। क्लियर है। तो ये तो आपका इसमें कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों ही रहेगा। आपको करना है यहाँ से φ-x, ये आपके पास कितना आएगा -1/3 - x² का स्क्वायर, एंड यहाँ पे इसका आ जाएगा माइनस का 2x, तो प्लस का 2x हो जाएगा। देख लीजिए। अब यहां से जब आप φ-x का मॉडुलस निकालेंगे तो वो आपके पास ऐसा आएगा, और इसमें अगर आप इनमें से कोई भी मेंबर पुट करते हो, कोई भी, हमें 1/3 के अराउंड निकालना है, आप यहां से 1/3 से कोई भी एक छोटा सा मेंबर उठा लो या कोई भी एक बड़ा सा मेंबर उठा लो, यहाँ पे आप पुट करके देखो, आपको कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड जरूर मिल जाएगा जिसमें ये 1/3 के लिए हमेशा <<1 होएगा। आप छोटी से छोटी क्वांटिटी उठा के देख लो यहाँ से। समझ रहे हो ये चीज? बोलो। ठीक है, तो ये आप खुद से चेक करना, ये आपको हमेशा इसके नेबरहुड में हमेशा ये <<1 मिलेगा, और इसी वजह से इसके लिए जो आप ये φ-x लेकर चले हो, ये वाला, इसमें हमेशा आपका इससे जो भी आइट्रेशंस निकल कर आएंगे, जो भी आपका अप्रोक्सीमेशंस निकल कर आएंगे, वो इसके रूट को हमेशा टेंड करेगी। तो ये चीज याद रखना, हम फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन से fx के रूट निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि वो रूट को टेंड करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूं, देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। जैसे आपके पास है, मान लीजिए ये x³ प्लस में x² माइनस में 1 = 0। यहां से आप डिफरेंट φ-x बनाने की कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको जो पॉसिबल होता है, ठीक है, जो मतलब सही सुटेबल चॉइस है वो आपको लेकर बता रही हूं। यहां से x³ प्लस में x² इक्वल टू में 1, यहां से x² कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास ऐसा आएगा। x² की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आएगी, और x की वैल्यू ये आ जाएगी जी। ये जो आपके पास निकल कर आए, इसको जब आप कंपेयर करवाएंगे φ-x के साथ तो वो ये आएगा। और यहां पे अगर मैं आपको अपनी मर्जी से एक इंटरवल उठा के दे रही हूं, इंटरवल आपका क्या है 0 से 1, तो आप देखो यहां पे 0 से 1 के बीच में ये आपका कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि कहीं पे भी फेल नहीं कर रहा है। x क्योंकि आपका 0 से 1 के बीच में है तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये आपका हमेशा डिफाइंड होगा। 0 से 1 के लिए, तो कॉन्टिन्यूस भी हो गया। डिफरेंशिएबल क्या होगा चेक कर लेते हैं। φ-x निकाला, ये आपके पास आएगा 1/2 माइनस का x प्लस में 1 की पावर 3/2, ये आएगा। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे भी 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे हमें चाहिए इसका मॉडुलस, क्या ये <<1 है? अगर आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी उठाते हो, कोई भी, आप एक काम करना, जैसे आपको इंटरवल 0 से 1 दिया हुआ है, तो आप ना एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको एक बार पुट करके चेक कर लिया करो। अगर एंड पॉइंट पे <<1 दे रहा है तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उनके बीच में आने वाले मेंबर उससे 1 से बड़ा दे दे। अरे भैया, जब 0 और 1, जब माँ और बाप ही एकदम बाउंडेड हैं, तो बच्चे की क्या वो है। ठीक है, क्लियर। या यूं बोल दो, माँ बाप संस्कारी तो बच्चे भी संस्कारी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आप निकाल के देख लो इनको। आप देखो 0 से जब चेक करोगे तो आपके पास 1/2 रहेगा। आप अगर 1 भी रख लोगे यहाँ पे तो ये आपका 2 × 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। अरे ये भी तो <<1 ही है और ये भी तो <<1 ही है।
ठीक है, तो जब ये ही लेस देन 1 पे दे रहे हैं, दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे लेस देन 1 आ रहा है, तो ये भी इस पे लेस देन 1 आ जाएगा, सब पे, सारे पॉइंट्स पे जो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए ये आपका फॉर ऑल 0 से 1 के लिए क्या रहेगा, लेस देन 1। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, जो आप लेकर चले हो 5x, इसकी वजह से आपका जो fx इक्वल टू 0 है उसके रूट को ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज, यानी इसके रूट को कन्वर्ज कर जाएगा। और आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस रियल एनालिसिस में भी आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, देखिएगा सेकेंड मेथड एक्चुअली में होता क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हमने मेथड ऑफ कोड्स पढ़ा था, है ना, यहाँ वहां पे आपको पता है कि कोड का मतलब क्या होता है, जब आप सर्कल में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट से, तो वो आपके पास कोड का काम करता है। यहाँ पे सेकेंड भी कुछ वैसा ही होता है ना। तो आप क्या करते हो सेकेंड में याद रखना, आपको हमेशा दो अप्रोक्सीमेशंस चाहिए होती है। अभी तक जो हम पढ़ के आए थे, चाहे आपका बाइसेक्शन मेथड हो, चाहे आपका रेगुलर फाल्सी हो, चाहे आपका न्यूटन रेफसन हो, इन सब में, चाहे आपका फिक्स्ड पॉइंट हो, इन सब में आपको एक ही आइटरेशन चाहिए होता था। लेकिन सेकेंड में आपको दो अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दो चाहिए होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको एक बार थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, देखिए, मानिए आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। मानिए आपके पास ये ग्राफ है, इसका जो रूट है वो अल्फा है। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या होता है, आप दो अप्रोक्सीमेशन लेकर चलते हो। अब जैसे मान लो मैंने दो अप्रोक्सीमेशन, एक यहां पे उठा ली और एक मैंने अप्रोक्सीमेशन यहां पे उठा ली। आप इनको ज्वाइन करोगे जहां पे ये जा रहे हैं दोनों। जैसे मान लो ये वाला आपका इसको यहां पे आ रहा है, एक सेकेंड, ये है मानिए, तो ये आपका ऐसे आ रहा है यहां पे, ये वाला पॉइंट आपका कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। आप क्या करते हो, इनको सेकेंड से ज्वाइन कर देते हो। ये जो दो पॉइंट है, सेकेंड बोले तो एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दोगे इनको। अब ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होके जहां पे ये लाइन पड़ेगी ना एक्स एक्सिस के ऊपर, वहां पे आपका तीसरा अप्रोक्सीमेशन निकल कर आएगा x2। ठीक है, बात समझ में आई। बोलिए। और फिर आप यहां पे, अब आपके पास दो अप्रोक्सीमेशन, पहले ये थी, अब आपके पास ये वाले और ये वाले आएंगी। आप इनको सेकेंड से ज्वाइन करोगे, तो सेकेंड से जब ज्वाइन करोगे तो ऐसा ज्वाइन करोगे, देखना ये पॉइंट यहां पे आया है, यहां पे, है ना, तो इनको फिर से ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपके पास ऐसा आ गया। ये देख लीजिए, अगेन आपके पास ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को फिर से आप यहां पे प्लॉट करोगे। अब ये दो पॉइंट, एक ये वाला और ये एक वाला, इनको फिर आप लाइन से ज्वाइन करोगे, तो ये आपके पास फिर ऐसा बन जाएगा। और आप देख रहे हो धीरे धीरे ऐसे करते करते आप अल्फा की तरफ टेंड कर रहे हो। इसको मैं देखो थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखो, ये आप अल्फा की तरफ टेंड कर रहे हो, ये आपका अल्फा है, तो ये आप एक्स नोट, फिर x1, फिर x2, फिर x3 एंड सो ऑन टू चलते जाओगे, xn एंड सो ऑन टू, ये आपका टेंड करेगा कहां पे, अल्फा पे। बात समझ आ रही है, यही आपका सेकंड मेथड होता है। ठीक है, बोलिए जी, चले आगे। इसको, इसका डेरिवेशन करवाऊं, कैसे करते हो देखिएगा। इन सेकंड मेथड we need two approximation या two initial approximation।
सीकेंट मेथड में आपको दो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है, x0 और x1। तो यहाँ पे आप मान लीजिए जब आप x0 और x1 को, ये आपका x0 है और ये x1 है, जब आप इसको लाइन से ज्वाइन करते हो दोनों को, ये ग्रीन वाली लाइन है, तो एक नई अप्रोक्सीमेशन x2 आती है। वो x2 क्या कहाँ पे आई है, जब आपका y 0 है, यही चीज है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो x0 से x1, x0 से जो आपका फंक्शन की वैल्यू आई है वो f ऑफ x0 आई है x0 पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आपके पास ऐसी आई है। इन दोनों को सबसे पहले आप क्या करते हो, आप ज्वाइन करते हो इनको स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला पता ही है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, देख लो, y माइनस में f ऑफ x1 इज इक्वल टू में f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, और यहाँ पे आता है x माइनस में x1। ये आपके पास आएगा फॉर्मूला, देख लीजिए। अब क्योंकि आपका जो x2 पॉइंट पड़ रहा है वो कब आ रहा है, जब आपका y 0 है, क्योंकि ये लाइन तो आपकी कहाँ पे टच कर रही है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे अगर टच करेगी तो आपका y 0 होगा वहां पे, है ना। सिंस एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x2 हो जाएगा। अरे क्योंकि जब यहाँ पे टच करिए तो x2 पॉइंट है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए सब कुछ, तो ये आपको माइनस का f ऑफ x1 मिलेगा, यहां से मिलेगा f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x की प्लेस पे आ जाएगा x2 और यहां पे आ जाएगा x1। क्लियर। यहां से हम क्या करते हैं, x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेशंस की वैल्यू, तभी तो मैं बोलूंगी कि अप्रोक्सीमेशन की जो सीक्वेंस बनती है वो टेंड करेगी रूट को। तो अप्रोक्सीमेशन पहला x0 था, दूसरा x1 जो हमने अज्यूम किया था सबसे पहले, फिर x2 आएगा। तो x2 की वैल्यू यहां से कितने निकल कर आएगी, इसको आप सोल्व करोगे, ऐसे मत करना कि आप उधर लेके जाके इसको पूरी तरीके से सोल्व करोगे, नहीं तो ये वापस वैसा ही फॉर्मूला बन जाएगा जैसा आपका उसमें बना था रेगुलर फाल्सी में। आप क्या करोगे, इसको सीधा सीधा x1 को सबसे पहले उधर लेकर जाओ, लेकर गए, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ करवा दो, तो ये आपको मिलेगा x1 माइनस में x0 डिवाइडेड बाय में f ऑफ x1 माइनस में f ऑफ x0 इनटू में f ऑफ x1, और ये आपका आएगा नेगेटिव का। ये आपका जो होता है ये आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और इसी तरीके से अगर आप चलते जाएंगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेशन nth वाली अप्रोक्सीमेशन जो मिलती है वो आपको मिलती है ऐसी। और यही आपका फॉर्मूला होता है सीकेंट मेथड का। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए जी, फिर चलेंगे हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस पे। लास्ट स्लाइड देख लीजिए जी, देख लीजिए। अब यहाँ पे जो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे ना कुछ डिफरेंस होता है, जैसे आप बोलोगे कि मैम ये तो रेगुलर फाल्सी जैसा ही फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन रेगुलर फाल्सी और सीकेंट मेथड में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको नोट में लिखवा रही हूँ, देखना। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर फाल्सी, और ये ना जैसे क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाते हैं जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो, ठीक है, एंड सीकेंट मेथड। जब आप अपने सीकेंट मेथड और रेगुलर फाल्सी के अंदर बात करते हो तो यहां पे क्या डिफरेंस होता है, लिखिए। कहता है रेगुलर फाल्सी में हमें चाहिए होता है इंटरवल, है ना, इन विच ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन एग्जिस्ट।
पता है ना ये चीज? अरे हमें पता है ना, रेगुलर फालसी में जो मेथड ऑफ कोड्स रहता है वहां पे हमें एक इंटरवल चाहिए होता है जहां पे रूट उनके बीच में मिलता है, यानी आपको दो ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनके एंड पॉइंट्स पे, या मैं बोलूं कि जहां पे जो एंड पॉइंट्स आते हैं उनमें जो फंक्शन की वैल्यूज आती हैं वो अपोजिट साइन होते हैं। आपको ऐसे दो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए होते हैं। लेकिन सिकेंट मेथड में, बट इन सिकेंट मेथड, लेकिन अगर मैं बात करूं सिकेंट मेथड की, यहां से हमें ये डिराइव किया जाता है एक्चुअल में एनआर मेथड या न्यूटन रेफसन मेथड से, ठीक है, विच डज नॉट नीड एनी इंटरवल इन विच द रूट एग्जिस्ट। ये एक्चुअल में आपका डिराइव्ड किया जाता है, मतलब ये जो होता है ना ये न्यूटन रेफसन मेथड से हमें मिलता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब न्यूटन रेफसन मेथड से इसलिए क्योंकि वहां पे न्यूटन रेफसन मेथड में भी हमें कोई इंटरवल नहीं चाहिए होता जहां पे रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों डिराइव किया जाता है न्यूटन से, देखो कह रहे इन एन आर मेथड वी टेक एनी इनिशियल approximation without calculating the opposite sign of fx at the end point of the given interval, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें ना डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इसीलिए बताया ताकि आप सेकंड मेथड और न्यूटन सॉरी रेगुलर फालसी में डिफरेंस समझ पाओ, ठीक है जी, क्लियर है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, मैं चल रही हूं आगे। अब हेडिंग लगाइए जी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस एंड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखिए एन आइटरेटिव मेथड is said to be of order p or has, अच्छा ये मत लिखो, हाँ लिख लो, और हैज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p if p is the largest positive real number for which there exists a finite constant c non-zero such that epsilon k plus 1 is less than equal to c epsilon k की पावर p, where epsilon k इज इक्वल टू एक्स ए माइनस में एक्साई। अब ये एक्साई तो होता है आपका क्या, एग्जैक्ट रूट, ठीक है, और जो एप्सिलॉन के रहती है वो आपकी होती है एरर इन द kth अप्रोक्सीमेशन। लिख लीजिए इसको, और ये जो सी होता है ये आपका होता है, ये भी लिख लो, सी जो होता है ये आपका होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये आपके रेट को डिनोट करता है।
लिख लीजिए जी फटाफट अगर लिखना है तो, फिर मैं इसको समझाती हूँ। डन, चले। अच्छा, अब इसको समझना जी, आपके पास क्या कहता है कि कोई भी आइटरेटिव मेथड, जैसे आप बाइसेक्शन मेथड ले लो, रेगुलर फाल्सी ले लो, न्यूटन रेफसन ले लो, सेकेंट मेथड ले लो, ठीक है, या फिर फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन, इनमें कह रहा है कि आपका ऑर्डर पी कब कहलाएगा, जब ये निकालते हो ना एरर, जब आप k प्लस वन अप्रोक्सीमेशन में एरर निकालते हो, kth में अप्रोक्सीमेशन निकालते हो, तो जो एरर k प्लस वन अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो निकल कर आती है, वो एरर अगर आपकी इससे जस्ट पहले वाले एरर की पावर p और इनटू में c अगर इससे छोटी हो जाती है, तो आप बोलते हो कि उसका ऑर्डर p है। क्या, किसका ऑर्डर? जो आप मेथड लेकर चल रहे हो उसका ऑर्डर तो p है, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस की कितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है वो आपका c कहलाता है। ठीक है, वो आपका ये जो कांस्टेंट c आता है ये आपका रेट होता है, और ये जो आपकी पावर p आती है ये आपका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है। बात समझ आ रही है? अब एरर क्या होती है, ये आपको जब अपने अप्रोक्सीमेशन देखते हो एक्स के वाला, और जब आप रूट में से उसको माइनस करते हो तो वो आपका क्या निकल कर आती है, एरर निकल कर आती है। क्लियर? अब देखिए यहां से सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे सेकेंट का। ठीक है, लिखिए, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको समझना ध्यान से। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंट मेथड। देखिएगा, आपको पता है सेकेंड मेथड का फॉर्मूला जो लिखवाया था उसकी नीड पड़ेगी, तो ये आपके पास ऐसा है, एफ ऑफ एक्स एन। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, बोलिए सही है। यहां से मैं ई एन, इसको ये आप इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक्साई रहेगा, ये एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा ले लो, ऐसा। ये आप मान लीजिए कि ये आपकी एरर है nth अप्रोक्सीमेशन की। और मान लीजिए कि लेट एक्साई आपका क्या है, रूट है। इसका एक्साई आपने रूट माना है, एप्सिलॉन एन आपने एरर मानी है nth अप्रोक्सीमेशन के अंदर, तो एप्सिलॉन एन आपके पास ये निकल कर आएगी। इसमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टेलर सीरीज का यूज करना है, और टेलर सीरीज को आपको पुट करना है बस यहाँ पे। पुट करने के बाद आपको बस सोल्व करना है, सोल्व करने के कुछ टर्म्स आपको आगे की नेग्लेक्ट करनी है, बस आपके पास आ जाएगा जो आपको ऑर्डर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेंथी है, सेकंड मेथड का सबसे लेंथी और सबसे यूनिक निकल कर आता है, इसी वजह से मैं ये सबसे पहले करवा रही हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन एन आपके पास क्या है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अब की बार आया था। ठीक है, तो वो भी देख लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था अब की बार, न्यूटन रेफसन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकलवाया था आपसे। यहाँ पे देखिएगा, एप्सिलॉन एन आपके पास एक्स एन माइनस एक्साई रहेगा। यहां से मैं सीधा क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए एक्स एन की वैल्यू चाहिए, फिर मुझे एक्स एन माइनस वन की वैल्यू भी चाहिए, बस यही दो वैल्यूज चाहिए, और एक्स एन प्लस वन की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक्स एन की वैल्यू निकाल लेती हूँ, एप्सिलॉन एन प्लस में एक्साई निकाल ली। बोलो, सेम तरीके से अगर मैं एक्स एन माइनस वन देखूं, तो ये मेरे पास एप्सिलॉन एन माइनस वन प्लस में एक्साई आएगा। और अगर सेम तरीके से मैं एक्स एन प्लस वन देखूं, तो ये मेरे पास एप्सिलॉन वन प्लस में वन एक्साई आएगा। यहां तक कि तो किसी को कोई समस्या नहीं है, इतना बता दीजिए एक बार।
यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है? क्लियर है ना? पक्का? चलो, अब देखिए जी, आपने क्या करना है, आपको चाहिए एक तो xn+1 जो कि आपके हाथ में है, एक आपको xn चाहिए जो कि आपके हाथ में है, आपको यहाँ से f ऑफ xn भी चाहिए और f ऑफ xn-1 भी चाहिए, है ना? तो यहाँ से मैं f ऑफ xn भी निकाल लूं। अब f ऑफ xn क्या होगा? xn क्या निकल कर आया था? यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर तो बोथ साइड, तो ये आपका आएगा f ऑफ एप्सिलॉन n प्लस में xi। आपको चाहिए xn-1 भी, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। हो गया? मुझे क्या करना है, यहां से ये जो दो वैल्यूज आई है, ये सेकेंड मेथड में ही नहीं बल्कि आगे जो भी मेथड रहेंगे, चाहे न्यूटन रेफसन हो, चाहे बाइसेक्शन हो, चाहे आपका रेगुलर फाल्सी हो, चाहे आपका आइट्रेशन का, तो चलो बात ही अलग हो जाती है फिक्स्ड पॉइंट या आइट्रेशन की, उनमें सब में आपको यूज करना है सिर्फ और सिर्फ टेलर्स सीरीज, और ये हमेशा एक ही तरीके से ओपन किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आपका टेलर सीरीज से ओपन करना है आपको, तो ये आपका क्या है, एप्सिलॉन n प्लस में xi। अब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये xi तो आपका पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको चाहिए वैल्यू, ठीक है, एट इस पॉइंट पे आपको वैल्यू चाहिए, और अबाउट ये है, तो क्या करोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो f ऑफ xi प्लस में एप्सिलॉन n f डैश xi प्लस में एप्सिलॉन n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ xi एंड सो ऑन, तो ऐसे चलता जाएगा। सेम तरीके से अगर आप इसके लिए ओपन करते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू भी तो चाहिए, है ना, तो ये भी एक इसी तरीके से ओपन हो जाएगी। देख लीजिए, क्लियर है? अब एक चीज ये देखिए, क्योंकि मैंने शुरू में माना था कि xi मेरा रूट है f(x) का, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि f ऑफ xi शुड बी 0 ना? अरे अगर रूट होगा तो पक्का ये 0 वैल्यू देगा, और अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है तो इसमें ये वाली क्वांटिटी भी 0 और ये वाली क्वांटिटी भी 0। सही है? तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पे ये बच जाएगा सिर्फ आगे वाली टर्म्स, यहाँ पे आगे वाली टर्म्स बच जाएगी। मुझे वैल्यू जो चाहिए, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये पहले इसको सोल्व कर लेती हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं इनको ऐड करवा दूंगी, बाद में मल्टीप्लाई ऐड करवा दूंगी। तो xn-1 डिवाइडेड बाय f ऑफ xn माइनस में f ऑफ xn-1 निकाल लेती हूँ, तो क्या आएगा, xn-1 को भी आप इसके फॉर्म में पुट करोगे, एप्सिलॉन की फॉर्म में, क्या था, एप्सिलॉन n प्लस में xi माइनस एप्सिलॉन n-1 माइनस xi हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो आपको ये चाहिए f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1, तो ये आपका f ऑफ xn आया था, ये आपका f ऑफ xn-1 आया था। इन दोनों की वैल्यू उठा के माइनस करके यहाँ पे पुट कर दोगे, तो जब आप माइनस करोगे तो देखो f डैश xi दोनों में से कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, एप्सिलॉन n माइनस में एप्सिलॉन n-1 प्लस में अगेन यहाँ पे f डबल डैश xi कॉमन आएगा, अंदर बचेगा एप्सिलॉन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 माइनस एप्सिलॉन n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से चलता जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, सिर्फ सोल्व किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ये जो आपका xi है, इससे तो xi कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए एप्सिलॉन n माइनस में एप्सिलॉन n-1 डिवाइडेड में, यहां पे मैं सब में से एप्सिलॉन n
एप्सिलॉन n माइनस वन कॉमन ले लो, एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n माइनस वन सब में से कॉमन आएगा, तो ये मैं कॉमन आउट निकाल लेती हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एफ डैश एक्साई, यहां पे बचेगा। अब देखो जैसे आपने एप्सिलॉन यहाँ पे 1/2 बाहर ले लोगे, ये आपके पास ऐसा बचेगा ना, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के ओपन करोगे, तो ये अंदर जो आपके पास बचेगा वो ऐसा बचेगा, क्योंकि बाहर मैंने ये ले लिया है ना। तो अंदर यहां से क्या बचेगा, प्लस का हाफ एप्सिलॉन एन प्लस में एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डबल डैश एक्साई एंड सो ऑन टू, ऐसे चलता जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आई है इसकी वैल्यू। अब यहां से दोनों साइड ऊपर और नीचे से ये आपका एप्सिलॉन एन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में एफ डैश एक्साई प्लस में 1/2 एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डबल डैश एक्साई एंड सो ऑन टू, इस तरीके से आपका चलता जाएगा और ये आपके पास ऐसा आया इसकी वैल्यू। और अगर मैं इसमें से नीचे डिनोमिनेटर में से अगर मैं एफ डैश एक्साई भी कॉमन ले लूं, तो देखिए यहां से क्या बचेगा, जैसे मैंने एफ डैश एक्साई अगर कॉमन ले लिया तो अंदर ऐसा बचेगा 1 प्लस में 1/2 ये डिवाइडेड बाय में एफ डैश एक्साई, और आगे जो भी चलता जा रहा है एफ डैश एक्साई में चलेगा नीचे डिनोमिनेटर में। बोलिए। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, अब मैं इसको सोल्व करती हूँ पूरे को। अब मेरे पास ये छोटी टर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, अब मैं यहां से करूंगी सोल्व एक्सएन माइनस वन डिवाइडेड बाय में एफ ऑफ एक्सएन माइनस में एफ ऑफ एक्सएन माइनस वन इंटू में एफ ऑफ एक्सएन, ये मुझे सोल्व करना है ना, यही तो चाहिए पूरा। तो इसको सबसे पहले एफ ऑफ एक्सएन से मल्टीप्लाई करवा दे इस पूरे को। अब एफ ऑफ एक्सएन है क्या, इसको सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूं मैं, एक्सएन माइनस वन डिवाइडेड बाय में एफ ऑफ एक्सएन माइनस में एफ ऑफ एक्सएन माइनस वन को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूं इससे। अब एफ ऑफ एक्सएन था क्या, एफ ऑफ एक्स एन बोले तो क्या, यहां पे देखो एफ एप्सिलॉन एन प्लस में एक्साई ये बचा था, अरे यही बचा था ना, करवा दो इससे, तो ये आपका आएगा एप्सिलॉन एन एफ डैश एक्साई एप्सिलॉन एन का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्साई एंड सो ऑन टू, डिवाइडेड बाय आपका ये क्या आया था, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई में आएगी एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर है तो ये डिवाइड में भी आ जाएगी, एफ डैश एक्साई अंदर बचेगा 1 प्लस में हाफ एप्सिलॉन एन प्लस में एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डबल डैश एक्साई अपॉन में एफ डैश एक्साई एंड सो ऑन टू, चलता जाएगा। यहां से ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्साई कॉमन लेके कैंसिल आउट करवा दो, तो ये आपका ऐसा बचेगा, एप्सिलॉन एन भी कॉमन ले लूं बाहर, एफ डैश एक्साई भी कॉमन ले लूं, तो ये आपको बचेगा क्या, 1 प्लस में एप्सिलॉन एन बाय में 2 एफ डबल डैश ऑफ एक्साई अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्साई एंड सो ऑन टू, एंड डिनोमिनेटर में भी एफ डैश एक्साई बाहर था, 1 प्लस में हाफ एप्सिलॉन एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ एक्साई एफ डैश ऑफ एक्साई एंड सो ऑन टू, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपको यहां से एप्सिलॉन एन मिला, सही है, बोलो। और यहां से अंदर ये बच रहा था, इसको एज इट इज छोड़ दिया।
ठीक है, ये आपके पास ऐसा बच गया जी। अभी तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, अभी हमें एक्सएन में से भी इसको सब्ट्रैक्ट करना है जी, है ना। तो एक्सएन में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सएन माइनस एफ ऑफ सॉरी एक्सएन माइनस में एक्सएन माइनस वन, एफ ऑफ एक्सएन माइनस में एफ ऑफ एक्सएन माइनस वन, इनटू में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्सएन। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्सएन अब की बार क्या था एप्सिलॉन एन प्लस में एक्साई, देख लीजिए एक बार दिखा देती हूँ, एप्सिलॉन एन प्लस में एक्साई यहां पे पुट कर दिया मैंने, माइनस में जो आपके पास ये क्वांटिटी आई है ये, तो एप्सिलॉन एन वन प्लस में एप्सिलॉन एन बाय में टू, एफ डबल डैश एक्साई अपॉन में एफ डैश एक्साई एंड सो ऑन टू, और डिनोमिनेटर में क्या है वन प्लस में, अरे समझ में तो आ रहा है ना, कभी मैं बोले जा रही हूं और तुम समझ में ना आए। ये आपके पास बचा है, देख लो एक बार। क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहां से, ये जो मेरे पास आया ना डिनोमिनेटर में, इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा न्यूमरेटर में चला जाए। न्यूमरेटर में अगर ये जाएगा, अगर ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस वन होगी, इसको हम फिर क्या करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, इसको एज इट इज रखा। अच्छा एक चीज और, इक्वल में ये किसके चल रहा था, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था एक्सएन प्लस में वन के इक्वल, देख लीजिए। तो यहां से जब मैं एक्सएन प्लस में वन की वैल्यू लिखूंगी, वो मेरे पास थी एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस में एक्साई, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखना एप्सिलॉन एन प्लस वन प्लस में एक्साई, क्यों, क्योंकि ये मेरा सब कुछ एक्सएन प्लस में वन के इक्वल चल रहा था, तो एक्साई से एक्साई में पहले कैंसिल कर दूं ताकि मुझे बार बार एक्साई ना लिखना पड़े। और ये आपका किसके इक्वल चल रहा है एप्सिलॉन एन प्लस वन के, यहां से एप्सिलॉन एन बाहर है, ये वाली टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली है उसको अगर मैं ऊपर लेकर आ रही हूं तो ये आपके पास ऐसी आएगी, इसकी पावर माइनस वन। देख लो एक बार, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं जी, पहले इसको समझ लो फिर मैं आपको दिखा दूंगी पूरा, ठीक है, पहले इसको समझ लो फिर मैं आपको पूरा दिखा दूंगी। और जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे तो ये आपका एज इट इज चलेगा, एप्सिलॉन एन माइनस में एप्सिलॉन एन आपका एज इट इज चलेगा, वन प्लस में एप्सिलॉन एन बाय में टू, एफ डबल डैश एक्साई एफ डैश एक्साई एंड सो ऑन टू, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा वन माइनस में एप्सिलॉन एन प्लस में एप्सिलॉन एन माइनस वन में टू, एफ डबल डैश एक्साई एफ डैश एक्साई, आगे बहुत सारी टर्म्स आएगी, उसको मैं आगे एज इट इज करके छोड़ रही हूँ कि भाई आगे बहुत सारी टर्म्स आएंगी स्क्वायर के अंदर, क्योंकि ये आपको पता है ना ये ऐसे ओपन होता है, मैं एक बार बता देती हूँ, वन प्लस में एक्स की पावर माइनस वन, वन माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से ये ओपन होगा। अब आगे की टर्म क्योंकि पावर में आ जाएंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, पावर टू हो जाएगी, तो इसी वजह से उसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना, आगे की वैसे भी टर्म्स नेग्लेक्ट करेंगे। ये आपके पास आया ऐसा, बोलो। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, ये आपका ऐसा चल रहा है, ये आपका ऐसा चल रहा है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका वन से वन माइनस में इस वन को पूरे इसके साथ करवाएंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन बाय में टू, एफ डबल डैश एक्साई एफ डैश एक्साई माइनस में एप्सिलॉन एन माइनस वन बाय में टू, एफ डबल डैश एक्साई एफ डैश एक्साई, फिर आप इसको इससे करवाओगे तो प्लस में एप्सिलॉन एन बाय में टू, एफ डबल डैश एक्साई एफ डैश एक्साई, और जब आप इसको इससे करवाओगे ना तो ये फिर से पावर टू दे देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हम उन टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसको मैं आगे डॉट 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 करके छोड़ देती हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये आपका कैंसिल हो रहा है,
बोलो, अरे कैंसिल हो रहा है ना ये, बोलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा अब बचेगा क्या क्या वो मैं अगली स्लाइड में लिख रही हूं। एप्सिलॉन एन प्लस में 1 इक्वल टू में एप्सिलॉन एन बाहर, ये आपका बाहर चल रहा था। अंदर बचेगा 1 माइनस में एप्सिलॉन एन माइनस 1 बाय में 2 एफ डबल डैश एक्साई, एफ डैश एक्साई, और आगे एज इट इज जो चल रहा था वो चल रहा था, छोड़ दिया। एप्सिलॉन एन यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इनको, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। ये आपका फिर कैंसिल हो गया जी, तो आपको मिला एप्सिलॉन एन प्लस में 1 इक्वल टू में एप्सिलॉन एन माइनस 1 बाय में 2। ठीक है, और ये आपके पास ऐसा, और ये जो आगे के टर्म्स आएंगी इनको हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो आपके पास जो बचता है वो क्या बचता है, वो आपके पास बचा ये। बस यहां तक एक बार काम खत्म हो जाता है, मतलब एक बार रुक जाता है, आपको इतना आइडिया लग गया कि ये आपका ऐसा आएगा। आगे जो टर्म्स आएंगे वो स्क्वायर के आएंगे, इसके लिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर? अब क्या करना है देखना, आपको जो ऑर्डर के लिए चाहिए, जो आप चाहते हो कि आप ऑर्डर निकालो, उसके लिए तो आपको यहाँ पे तो एप्सिलॉन एन प्लस 1 चाहिए, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन एन चाहिए, और उसकी पावर पी चाहिए, यही चाहिए। मतलब आपको अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है, आपको ऐसा चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ n प्लस 1 और n में चाहिए, n माइनस 1 के कोई टर्म इंक्लूड ही नहीं होनी चाहिए, है ना? n माइनस 1 के अंदर कोई टर्म इंक्लूड ही नहीं होनी चाहिए, यही बात है। तो मुझे क्या करना है यहां से, अगर आप ऑब्जर्व करो n प्लस 1 तो है, n भी है, लेकिन यहाँ पे n माइनस 1 एक टर्म है, इसको मुझे हटाना है। मैं चाहती हूं मैं इसको हटाऊं, कैसे हटा सकती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो भी निकल कर आएगा वो मेरा इस फॉर्म का निकल कर आएगा या फिर इस फॉर्म का निकल कर आएगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है, एप्सिलॉन एन प्लस 1 ये हो गया। यहां से अगर मैं इसको एप्सिलॉन एन से अगर रिप्लेस करवा देती हूं, रिप्लेस एप्सिलॉन एन प्लस 1 या रिप्लेस n प्लस 1 बाय n, तो आपके पास क्या होगा, एप्सिलॉन n बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू में c, एप्सिलॉन n की जगह एप्सिलॉन n माइनस 1 की पावर p आ जाएगा। देख लो एक बार, हम्म, सही है। अब मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा एप्सिलॉन n माइनस 1 इसके अंदर इंक्लूड ना हो, है ना? इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये इंक्लूड ना हो, और अगर ये इंक्लूड नहीं होगा तो मुझे एप्सिलॉन n माइनस 1 की अगर वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी। मैं यहां से क्या करती हूँ, एप्सिलॉन n माइनस 1 की वैल्यू यहां से निकाल लेती हूँ, तो वो आपके पास कुछ ऐसी आएगी, वो आपके पास कुछ ऐसी आएगी। इसको मैं ऐसा भी लिख लूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। देख लो एक बार, बस हमें कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज हैं ये उठा के उधर पुट कर दो एप्सिलॉन n माइनस 1 के प्लेस पे, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन n ऑलरेडी था इधर n प्लस 1, इधर आपका क्या बन जाएगा एप्सिलॉन n एज इट इज, एप्सिलॉन n माइनस 1 की प्लेस पे आप रख दोगे एप्सिलॉन n की पावर 1 बाय पी, c की पावर माइनस का 1 बाय पी, और यहाँ पे आपका है f डबल डैश एक्साई, f डैश एक्साई।
अब क्योंकि ये भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी और ये भी तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही होगी, इनको अगर इकट्ठा करके मैं पूरा सी लिख दूं, कैपिटल सी, तो बात गलत तो नहीं होगी। और यहाँ पे आपको, और ये भी एक आपके पास क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। इन सबको मैंने कांस्टेंट वाले को इकट्ठा कर लिया, तो आपके पास ये ऐसा बचा एप्सिलॉन की पावर 1 और प्लस में 1/p। ये आपके पास आ गया जी। आपको चाहिए इस p की वैल्यू, आपको चाहिए इस p की वैल्यू। कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन n प्लस 1 क्या था? एप्सिलॉन n प्लस 1 यहां से, अरे यहां से एप्सिलॉन n प्लस 1 क्या था? c एप्सिलॉन n की पावर p इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन n की पावर 1 प्लस में 1/p। बस आपको कुछ नहीं करना, यहां से p की इक्वेट करवा दो, p इज इक्वल टू 1 प्लस में 1/p होना चाहिए, या मैं बोलूं p स्क्वायर माइनस में p प्लस में 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब आप इसको सोल्व करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे इसको मिलता है 1 प्लस माइनस √5/2। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, तो p आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। p आपका, क्योंकि यहाँ पे इसने पॉजिटिव बताया था, एक बार मैं दोबारा से डेफिनेशन बता देती हूँ। यहाँ पे इसने p क्या बोला है? लार्जेस्ट पॉजिटिव बोला है, इसी वजह से हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव लेंगे। और पॉजिटिव कौन सा होगा? p 1 प्लस में √5/2। और यही आपका क्या होता है? ये आपका गोल्डन रेशियो कहलाता है, और ये आपका होता है 1.618। और यही आपका क्या निकल कर आता है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सेकेंड फॉर्मूला। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? सबको क्लियर है? पक्का सबको? सबको मतलब सबको, मतलब सबको सारे रिस्पॉन्स दो भाई, ठीक है? नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस 2-4 कोई समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा। ऑर्डर की फॉर्मूला में इक्वल लिया है p की वैल्यू के लिए। हाँ, मतलब ये जो p होता है यही तो ऑर्डर होता है, नहीं क्या? ऑर्डर और रेट अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है? ये चीज याद रखना, ऑर्डर और रेट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या किया है? कुछ नहीं, सारे जितने भी फॉर्मूले निकालोगे सारे टेलर सीरीज की हेल्प से निकालोगे, आगे के नेग्लेक्ट कर दोगे। जो आपको डबल डेरिवेटिव से ज्यादा हायर टर्म्स दिखती है उनको आप नेग्लेक्ट करोगे सीधा, ठीक है? तो ये आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है? सोल्व किया है और कुछ भी नहीं किया, बस। और यहां से जो आपको मिलता है ये यहाँ पे, ये बस सेकंड फॉर्मूला में ही ऐसा है, बाकी सब में तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, कुछ आगे नहीं करना। सेकंड फॉर्मूले में यहाँ पे इसको यूज किया है, इसको यूज किया है, ठीक है? फिर हमने n से रिप्लेस करवा के इसको यूज किया है, ठीक है? और फिर उसके बाद यहां से वैल्यू एप्सिलॉन n-1 के निकाल के हमने उसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद यहां से एप्सिलॉन n+1 की वैल्यू भी पुट कर दी जो एप्सिलॉन n की फॉर्म में थी, दोनों साइड कंपेयर करवा दिया। कंपेयर करवाने के बाद आपको जो मिलता है p, वो आपका ये निकल कर आता है, मतलब ये आपका गोल्डन रेशियो जिसको 1.628। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना इसका सेकेंड फॉर्मूला का, वो ये होता है। मतलब आप इतने तेजी से जाते हो, मतलब कहने का मतलब इतने क्या बोल सकते हो,
आप अपने रूट की तरफ 1.618 स्पीड से जाते हो, एक तरीके से समझ लो।